हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज के लेक्चर में हम लोग ना फेज मार्जिन, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किसी भी OLTF के लिए जो कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग नाइकस प्लॉट के बारे में भी देखेंगे और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, नाइकस प्लॉट, पोलर प्लॉट को काफ़ी अच्छा से इसमें देखेंगे। ठीक है, RS टेबल के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो इस लेक्चर को ज़रूर देखो। ठीक है, देखो सबसे पहला, अगर कंट्रोल सिस्टम कितना भी अच्छा आता है ना, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है क्या कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s प्लस जी ओमेगा प्लस 1/s प्लस एस प्लस 2 S+4 है। ये अपने पास ना हम क्या किए ना, क्वेश्चन ऐसा था लेकिन हम इसको जी ओमेगा में टर्म में रख लिए हैं क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए। ठीक है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए तभी तो फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी और फेज मार्जिन, गेन मार्जिन निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। जी ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 16। ये हमारे पास सिंपल है, जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये हमारे पास a प्लस आयोटा बी है। तो ओमेगा कभी भी हम a प्लस आयोटा बी का जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी का, तो रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, सेम एज इट इज हम क्या होती है मैग्नीट्यूड का एंगल अगर बात करते हैं तो एंगल इससे देखेंगे तो कभी जी ओमेगा के कंट्रीब्यूशन से जो एंगल बनता है तो वो क्या होता है, -90 डिग्री। अगर ऊपर में ले जाएंगे तो -90 डिग्री, तब -90 डिग्री। फिर tan इनवर्स एंगल, इसका एंगल इमेजिनरी बाई रियल, tan इनवर्स ओमेगा/2 माइनस tan इनवर्स, क्योंकि सबके सब ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस क्या हो रहा है ना, ये सब जी ओमेगा से एंगल +90 बनेगा, लेकिन हम क्या करते हैं ऊपर सबको शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो हम -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा/2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा/4। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, एंगल होता है। अब हम बात करते हैं कि ओमेगा PC क्या होता है, व्हाट इज़ द फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा PC जो होता है वो एंगल ऑफ जी ओमेगा, मैंने ओमेगा जो होता है ओमेगा PC के लिए अगर हम निकालते हैं तो एंगल हमारा क्या होता है, -180 डिग्री। क्यों बोलता है क्या है कि अगर कोई कोई हमारे पास ना, एक्चुअली इसमें फिगर नहीं है, नहीं तो फिगर से बताएंगे, थ्योरेटिकली पूरा चीज़ अवेलेबल है चैनल पे। तो क्या है ना कि जो फेज़ कभी भी ना जो ओमेगा PC निकालते हैं वो क्या होता है कि अगर पोलर प्लॉट ना हमारे जो -180 डिग्री लाइन को कट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसीलिए -180 डिग्री एंगल ऑफ जी ओमेगा इज -180 डिग्री एट द पॉइंट दैट द कट्स अ लाइन ऑफ -180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी। अब इसको इक्वेट कर लिए हम -90 tan इनवर्स ओमेगा PC/2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा PC/4 माइनस इक्वल टू -180 डिग्री। ठीक है, अब ना हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे tan इनवर्स को हम ना सेपरेट आउट कर लिए, तो हमारे पास एक tan इनवर्स का जो फार्मूला था, tan a प्लस बी का फार्मूला जो होता है, tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है, tan a प्लस बी 1 माइनस tan a इंटू बी होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। आई थिंक देखो ये अपने पास फार्मूला होता है इस तरीके का, ये होता है tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, देखो तो ये अपने पास क्या है ना, 1 मिनट, तो ये हम उसी तरीके से हम क्या किया, tan इनवर्स, इसके बाद ओमेगा PC tan दोनों तरफ से, और ये ना हमारे पास जो -90 था, ये इस -90 को इधर ले गया तो +90, ये +90 में गया और +90 में जाने के बाद क्या हो रहा है हमारे पास, ये +90 में, तो -90 और बच जाएगा। ठीक है, और ये tan इनवर्स ये -90 बचेगा इधर। तो अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है ना, सबको, लेकिन सबका टर्म हम क्या किया, साइन चेंज कर दिया, -90 था इधर तो सबको हमने प्लस में ले लिया, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना था, तो सबको पॉजिटिव कर दिया, इसको भी पॉजिटिव किया, इसको भी पॉजिटिव किया, इधर वाले साइन को भी पॉजिटिव कर दिया। तो tan इनवर्स ओमेगा PC/2 प्लस ओमेगा PC/4, और ये हमारे पास 1 ओमेगा PC/2 इंटू ओमेगा PC/4 करोगे तो ओमेगा PC का होल स्क्वायर एंड नीचे वाले डिनोमिनेटर का मल्टीपल, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ओमेगा PC का होल स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब tan इनवर्स को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स का वैल्यू जब tan 90 पुट करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इधर ले जाओगे तो tan 90 दैट इज़ 1 tan 90, ये तुम्हारे पास ना अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है 1/0 की इन्फिनिट, 1/0 इट इज़ इन्फिनाइट, तो हम कर लिख सकते हैं इसको कि 1/0 भी लिख सकते हैं। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो हम इसको 1/0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इन्फिनिटी होगा। तो हम अपना क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को खाली इक्वेट करते हैं, 1/1 माइनस ओमेगा PC/8 इज इक्वेटिंग 0। जब इसको 1/ओमेगा PC का होल स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 8 मल्टीपल करोगे तो 8 इंटू ओमेगा PC
पी सी का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में 8, तो 8 इधर मल्टीपल करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ओमेगा 1 माइनस 8 माइनस ओमेगा पी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास ओमेगा पी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा पी सी का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा पी सी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओमेगा पी सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 8, लेकिन ओमेगा पी सी का वैल्यू हो जाएगा √8। ये ओमेगा पी सी स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इधर ले जाओगे तो 8 हो जाएगा, माइनस ये माइनस 8 आएगा, तो ये सब ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2√2 ये हमारे पास जो ओमेगा पी सी आया डैट इज कॉल्ड द फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी। और हम जब भी क्या करते हैं ना, जब फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी के उस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, गेन मार्जिन मिलता है। पी से जी मिलता है और जी से पी मिलता है। जब हम गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, फेज मार्जिन निकलता है। उसको भी इसमें उसको भी देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखना है और डिफरेंट मेथड से भी देखेंगे, ठीक है। देखो ये तुम्हारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा पी सी का वैल्यू पुट करते हैं 2√2। तो हमने 2√2 ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या था, यही था मैग्नीट्यूड, ये था ये मैग्नीट्यूड। सेम इस मैग्नीट्यूड में हमने पुट कर दिया क्या, ओमेगा पी सी जो मैंने निकाला 2√2 उसको वैल्यू को पुट किया 2√2, और ये 2√2 यहाँ पे, तो 2√2 सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया, ओमेगा पी सी पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर ही हो भी क्या है, ओमेगा पी सी हो गया। तो ये ओमेगा पी सी का वैल्यू क्या है, 8 है, तो डायरेक्ट 8 पुट करते हैं यहाँ पे, 8 + 4 ओमेगा पी सी का होल स्क्वायर प्लस क्या था यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास 24 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। और तो सबके रूट को मल्टीपल करोगे ना, 2 रूट यहाँ पे जितने रूट्स है 2 रूट 12 रूट्स 12 24 रूट, इसको मल्टीपल करोगे तो ये 24 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और ये इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 × 24 = 1/48। ये हमारे पास क्या आ गया, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एट द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा पी सी। लेकिन अभी भी गेन मार्जिन नहीं आया। गेन मार्जिन निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो यही डिफिनेशन लिख सकते हो गेन मार्जिन का। गेन मार्जिन इट इज़ अ रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल, या बोले तो रेशियो नहीं बोल सकते, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। तो ये हमारे पास 1/1/48, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया क्या 48। ये हमारे पास अगर इन द डी वी अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं इन द गेन मार्जिन इन द डी वी, तो 20 log बेस 10, और ये जो वैल्यू आता है हमारे पास 48 गेन, ये 48 इसको मल्टीपल कर लोगे तो इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास 33.62 dB आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा और गेन मार्जिन। हम जानते हैं फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, गेन मार्जिन होता है, वही गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, फेज मार्जिन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे सेम, और दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको क्या है ना कि देखते हैं। तो अपने पास क्या है ना कि ये इसमें भी हमारे पास क्या था कि जी ऑफ जी ओमेगा, और ये तुम्हारे पास मेथड दूसरा होगा, थोड़ा सा मेथड सिंप्लीफाई तरीके से होगा, थोड़ा सा अलग होगा। देखो आई थिंक इसमें सेम मेथड है, थोड़ा सा जल्दी बता देते फिर। तो जी और जे ओमेगा 1 + जे ओमेगा + 1 + 2 ऑफ जे ओमेगा, तो हम फिर से मैग्नीट्यूड लिए फिर से, तो ओमेगा + 1 + ओमेगा स्क्वायर + 1 + 1 स्क्वायर + 4 + ओमेगा 4 स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम एंगल निकालेंगे तो जे ओमेगा से tan इनवर्स, वही tan इनवर्स वो 90 डिग्री आ जाएगा जे ओमेगा सा, यहाँ से निकलेगा तो tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, ठीक है। तो यहाँ से इज इक्वल टू -180 डिग्री। जब इसको सॉल्व करोगे, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फिर tan इनवर्स उसी तरीके से सॉल्व करना। इसमें क्या है कि tan इनवर्स एक मेथड क्या होता है कि tan इनवर्स अपने पास tan a × b, tan ये लिखे tan a × b, 1 - tan a × v, tan a + b, tan 1 - tan a × v, इसको इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वही सेम आया। तो फिर से हम 1/0 करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है ओमेगा -2 ओमेगा का 2 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, इक्वेट करते हैं 0 से, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं तो 1/1 इधर 1 होता है, 1 ओमेगा 1/2 होता है, ओमेगा का वैल्यू 1/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ओमेगा का वैल्यू 1/√2 हो जाता है रेडियन पर सेकंड। अब देखो एक तरीका क्या होता है कि अगर तुम इसको ऊपर वाले को इक्वेट करते हैं ना ओमेगा × 2 ओमेगा, तो वो इसको भी करोगे, अगर को कहते हैं कि सम ऑफ tan इनवर्स इज इक्वल टू द 90 डिग्री व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ tan इनवर्स ज इज इक्वल टू, इसको अगर ऊपर वाले को मल्टीपल करते तो क्या हो जाता है 2 स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू 1, तो 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 यहाँ से भी कैलकुलेट हो सकता था। तो ये मेरे पास क्या होता है ना कि इस तरीके से फिर हम इस तरीके से फिर मैग्नीट्यूड को इस फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये हमारे पास ओमेगा पी सी निकल गया। इस ओमेगा पी सी के वैल्यू के लिए हम पुट कर देंगे सेम इसमें ओमेगा पी सी का वैल्यू, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, गेन मार्जिन निकालेंगे विद द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा विद द एंगल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, ठीक है। ये चलते हैं अब हम नाइकस प्लॉट पे। नाइकस प्लॉट का एक कहानी होता है कि नाइकस प्लॉट में ना बोलते हैं कि नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट जो होता है वो क्रिटिकल पॉइंट से या ओरिजिन का, MCQ में ऐसा मेंशन रहता है। तो हम नंबर्स ऑफ इंसर्कलमेंट और द क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं।
तो उसमें क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 GS प्लस HS इज इक्वल टू S+3 S² प्लस S-3। तो कभी भी अगर नंबर n इज इक्वल टू 0 हो गया ना तो नो इनसर्कलमेंट होगा। इन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इनसर्कलमेंट हो रहा है, मतलब जो इनसर्कलमेंट हो रहा है ना वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर n इज इक्वल टू लेस देन 0 होगा दैट इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब 0 से मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा इनका, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या है कि अगर हम इसका मेथड क्या होता है कि पी n इज इक्वल टू P-Z, और P जो होता है ना यहाँ पे हम अलग अलग मेथड में देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही एक ही याद करना जो अभी बता रहे हैं। क्या है कि इसमें अगर हम OLTF का पोल देखते हैं तो ये पोल क्या है, ये मल्टीपल पोल है, टाइप 2 सिस्टम है, दोनों पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, एक पोल तुम्हारे क्या है RHP में लाई कर रहा है। एस प्लस S-3 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो S इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नंबर्स ऑफ पोल्स इन द RHP एंड द नंबर्स ऑफ OLTF। तो इसमें क्या मिल रहा है, पहला जो n इज इक्वल टू P-Z होता है उसमें P का वैल्यू क्या हो गया, नंबर्स ऑफ पोल्स इन RHP। तो नंबर ऑफ पोल हम RHP में क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि RHP में एक पोल क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम अगर देख लेते हैं RHP में क्या हो रहा है, एक पोल लाई कर रहा है, लेकिन दूसरा अगर हम देख लें कि दूसरा एक बात बोलता है Z नंबर्स ऑफ OLTF CLTF पोल्स। Z का जो यहाँ पे हम ये नहीं लिख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ जीरोज इन RHP, नहीं, यहाँ पे क्या है ना कि नंबर्स ऑफ CLT पोल्स इन द RHP, दिमाग में रखना। तो ये हम CLTF का पोल्स अगर कैलकुलेट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 प्लस GS इंटू HS जाएंगे और उसे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या है कि ना मल्टीपल अगर स्क्वायर रूट होता है ना तो वहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, वो भी क्वेश्चन देखेंगे। ये मेथड जो है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, RH टेबल का यूज़ करेंगे, हेल्प लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे 1 प्लस GS इंटू HS, जो ईजी वे में हम जानते हैं कि ये वाला GS इंटू HS, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास S³ प्लस 3 S² प्लस S+3 आ जाएगा। देखो इसमें एक चीज़ और भी बताएंगे RH टेबल के कंसेप्ट को। तो यहाँ पे हम S3 का वैल्यू 1 और ये -3 और -2, ठीक, -3, ठीक है। बहुत अच्छा RH टेबल बता रखे हैं इस चैनल पे, उसको देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा क्या स्पीड चल रहा है। S1 का वैल्यू हो गया 3 इंटू 3 इंटू -3 इंटू 1 दैट इज -3, और 1 इंटू 3 अब इन बिटवीन माइनस, तो -3 डिवाइडेड बाई ये वाला डाटा और नीचे में ये वाला डाटा यूज़ करते हैं। तो -3 इंटू -3 प्लस -3 -6 और -6 डिवाइड बाई -3 दैट इज़ 2, ये 2 हो गया। और नीचे में तुम्हारे पास यही वैल्यू सिंपल आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 2 ना, ये 2 इंटू 0, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 2 इंटू 0 ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या 6, 3 इंटू 3 ये तो हो ही गया ना 2 इंटू 0 ये हो जाएगा ये 3 इंटू -3, तो -3 इंटू -3 ये एक वाला 2 इंटू 0 3 इंटू 0, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू जाएगा अप्रॉक्स 3 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन चेंज कितनी बार हो रहा है, 2 बार, हम यहीं तक सॉल्व कर लेंगे, तो मेरा इससे नीचे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सबसे पहले पॉजिटिव से नेगेटिव आया, फिर नेगेटिव से क्या हो रहा है, S1 देखो पहले S3 था, S3 में S2, पॉजिटिव से नेगेटिव पहले से था। अब दूसरा क्या था नेगेटिव S1 से ये ना S2 से S1, ये तुम्हारे पास क्या आ गया पॉजिटिव। तो 2 साइन चेंज हुआ। जितना नंबर्स ऑफ साइन चेंज होता है वो बोलते हैं कि RH टेबल में अगर जो साइन चेंज होता है फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट कॉलम का साइन चेंज, जितना नंबर्स ऑफ साइन चेंज होता है वो डिसाइड करता है कितना पोल जो है सो RHP में लाई करता है। तो 2 बार साइन चेंज हुआ तो 2 पोल RHP में लाई किया, ठीक है। अब हम एक कहानी और बताते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले हम नाइकस प्लॉट वाला देख लेते हैं। तो P-Z, P हमारे पास क्या आया था 1 आया था, और Z क्या आया था 2 आया था, -2। तो ये हमारे पास बीच में माइनस है, P-Z हम बोले थे 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया -1 हो गया ना। तो -1 होने का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स कि दिस वैल्यू हम पहले बता रहे हैं कि n का वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया लेस देन 0 हो गया, इट इज़ लेस देन 0, मतलब दिस इज़ क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 इनसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनसर्कलमेंट हुआ, एक इनसर्कलमेंट हो, 2 आता वैल्यू तो -2 आता, तो -2 इनसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट अबाउट द इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि अगर कोई थर्ड ऑर्डर सिस्टम अगर तुम्हारे पास है, किसी भी RH टेबल का अगर थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, तो हम लोग देखो तो अपने पास ना ये जो है ना इनर प्रोडक्ट और एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास राउट टेबल का जो हम लोग अगर थर्ड ऑर्डर का सिस्टम होता है ना, तो हम लोग इनर प्रोडक्ट इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम एक्सटर्नल, मतलब सिस्टम हमारा स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। तो हमारे पास ना ये क्या है, एक मेरे पास थर्ड ऑर्डर का ना क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, S² पॉलिनोमियल बोलो कुछ भी बोलो, 3S³ -3 S² प्लस क्या है 3S+3 है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि अगर इनर प्रोडक्ट ग्रेटर होता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट से सिस्टम स्टेबल होता है, इनर प्रोडक्ट अगर लेस देन होता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, इनर प्रोडक्ट इक्वल टू स्टेबल इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रोडक्ट
डेट इज मार्जिनली स्टेबल, इसमें जीटा का वैल्यू 0 होता है। तो ये मेरे पास कहानी, तो देखो इसमें अगर देखोगे तो ये इस 1 इंटू 3 आ गया, एक -3 आएगा। तो इनर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, इनर एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है, तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी हम थर्ड ऑर्डर का ना कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी या अनस्टेबल है तो ये चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास ये है ना, एक कंक्लूजन बता रहे हैं कि कंक्लूजन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कि GS इंटू HS। ये तुम्हारे पास ना जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी में कि पोल हमारे पास 1 आया था और हमारे पास जो CLTF का जो पोल जो था, जो P जो निकाला था, नंबर्स ऑफ पोल था, वो LTF का RHP में एक ही लाई कर रहा था। और न 0 जो निकाले हम CLTF का Z जो निकाले हैं, Z जो है सिर्फ Z, जीरोज नहीं, Z जो है न CLTF के RHP में Z का वैल्यू जो निकाले हैं, तो हमारे पास क्या है 2 आया, तो P माइनस Z, तो ये -1 आया था। तो हमने बोला कि लेस देन 0 है तो इट इज़ क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। मेरे पास ना ये आ गया। अब हम क्या कर, यही चीज़ तो हमारे पास क्या है ना, ये बाई मिस्टेक लिखा गया था, जैसे क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट ओवर द क्रिटिकल पॉइंट, जो कि हम पीछे बता चुके हैं तुम्हें। तो ठीक है, देखो अब क्या है ना कि हमारे पास नाइकस कंटूर अगर देखते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो यहाँ पे 3-4 कंडीशन है कि n इज इक्वल टू ना अलग अलग तरीके से भी हम फाइंड आउट करेंगे। OLTF ऑफ द RHP ऑफ पोल्स, OLTF ऑफ द RHP ऑफ द पोल, दैट इज कॉल्ड n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 1 समथिंग। तो ये ना ये मत देखना, 1 मिनट, ये किसी का सॉल्विंग, ऊपर वाले का सॉल्विंग है, लेकिन ये 1 मिनट, ये मत देखना। ठीक है, ये चारों कंडीशन को पढ़ लेना, कुछ सिर्फ कंडीशन है, कुछ खास नहीं है, वही कंडीशन, लेकिन ये जो हम बताएं वही कंडीशन याद करके रखना। P माइनस Z, एक बार पोल निकालना RHP का, OLTF का, और CLTF का एक बार पोल निकाल लेना, P माइनस Z कर लेना, जो आएगा उसको इस कंडीशन के हिसाब से पुट कर देना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और नो इंसर्कलमेंट कंडीशन पे, बस इतना ही काम करना। और ये कंडीशन अगर मन करे तो पढ़ लेना, अदरवाइज मत पढ़ना, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम देखते हैं ना कि हमारे पास क्या है, अपने पास एक ट्रांसफर फंक्शन है जो GS जो है, एक OLTF है, GS इक्वल टू 1/s+1s+2। अब हम यहाँ से ना क्या करते हैं, एक अलग मेथड से हम निकालना फेज मार्जिन, गेन मार्जिन निकालना दिखाते हैं। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पहले निकालते हैं। तो देखो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो इसको हम क्या करते हैं, पहले ना ब्रेक कर देते हैं सबको। तो SQ + 8s² + 2s, SQ + 2a, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 8Q + 3s² + 2s हो जाएगा। ठीक है, S इज इक्वल टू J ओमेगा क्यूब कभी भी ना J² का हो जाता है, -1 होता है। फिर इसमें मल्टीपल करोगे 1J, तो एक और J हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -J ओमेगा क्यूब -3 यहाँ पे स्क्वायर है, तो -1, तो मतलब -1 को अगर मल्टीपल करोगे J से तो क्या होगा, -J ही हो जाएगा ना, इसलिए -J हो गया। तो -J ओमेगा क्यूब -3 इंटू ओमेगा² + 2J ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे J ओमेगा सिंपल, और यहाँ पे J² था तो J² का -1 और ओमेगा² ओमेगा, तो -1 था, इसलिए -3 + -3 ओमेगा²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ सेपरेट आउट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट को ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC डाल के एज इक्वेट करते हैं 0 से, तो हमारे पास क्या होता है, ओमेगा PC का वैल्यू निकलता है। देखो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये हो गया और ये हो गया, हम दोनों को उठाए -ओमेगा PC क्यूब, हम इसको ना अब J को हटा लेते हैं, सिर्फ ओमेगा वाले टर्म्स को लेते हैं, ओमेगा PC क्यूब + 2 ओमेगा PC इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा PC का वैल्यू क्या आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो ये 2 ओमेगा PC आ जाएगा, ओमेगा PC क्यूब। तो ये हमारे पास ओमेगा PC से एक ओमेगा PC कैंसिल, ओमेगा PC² का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ओमेगा PC का वैल्यू √2 आ जाएगा। जो उधर रूट को ट्रांसफर करोगे तो ये इधर से रूट हटाओगे उधर जाएगा, तो रूट में चला जाता है, डेट इज कॉल्ड द ओमेगा PC। इट इज फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी ना हम क्या करते हैं, दूसरा कंसेप्ट देखो, अब यहाँ से क्या करना है, गेन मार्जिन निकालने के लिए हम रियल पार्ट को ले लेते हैं। द रियल पार्ट ऑफ G ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC पुट करते हैं, तो 1/3 ओमेगा² वही 1/3 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC 1/3 √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा PC का वैल्यू क्या था, 2 है, ये 2 हम यहाँ पुट कर दिए 1/6। और तो गेन मार्जिन क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ J ओमेगा ऑफ ओमेगा PC, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC। तो हमारे पास गेन मार्जिन क्या आ जाएगा, 1/6, तो ऊपर में रेसिप्रोकल होकर चला जाएगा, तो ये 6। तो ये मेरे पास टोटल जो हो गया, डेट इज कॉल्ड द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और उसका गेन मार्जिन निकालने का डिफरेंट मेथड हम बताएं। पहला मेथड में देखो अलग अलग तरीके से हम लोग tan थीटा के टर्म्स में, एंगल के टर्म में पहले गए, फिर देन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आ रहा है। यहाँ हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं ना, इमेजिनरी टर्म्स को और रियल टर्म्स के सेपरेट करके बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 मेथड होता है। अब बात करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है नाइकस प्लॉट का, कि हमारे पास एक OLTF है 7s + 9 + s² + 2s - 3। तो इसका अगर ओपन लूप पोल्स निकालोगे तो ओपन लूप पोल्स हमारे पास, इसका निकालोगे ओपन लूप पोल्स
तो हम इसको ओपन लूप पोल निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो -3s+1 हो जाएगा, तो इस का वैल्यू 3 आ गया, इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। क्लोज लूप पोल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे 1 + GS × HS। जब 1 + GS × HS करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1 + 7s + 9 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करेगा तो नहीं, इसको पूरा टोटल सॉल्व करोगे ना, ये तो 1 मिनट, ये देखो, ये तो 1 + GS × HS, ये वाला टर्म्स को नीचे डाल दिया। इसको सॉल्व करोगे तो s² + 2s - 3 और ये वाला 7s + 9, तो इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास s² + 5s + 6। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 3s + 2s, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व होता है 6 × s², 6s²। तो ये टर्म जो होना चाहिए वो मल्टीपल होने पर 6s² आना चाहिए, और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होने पर ये मिड टर्म्स आना चाहिए, जो टर्म्स को हम ब्रेक किए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इसका कॉमन ले लेते हैं, s+3 हो जाता है, ये 2 और s+3 हो जाता है। ये मेरे पास s+3 और s+2 दो रूट्स आ जाते हैं। रूट्स क्या आते हैं, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं देखो, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले OLTF का जो रूट था वो क्या था, एक जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल था, कोई भी क्या पोल क्या RHP में लाई कर रहा था, यस +3 लाई कर रहा था OLTF का, लेकिन OLTF का +3 तो एक पोल लाई कर रहा था। जब हम CLTF में देखें तो हमारे पास दो पोल आए, -3 और -2, ये दो लाई कर रहा है। इसके में लेफ्ट साइड में RHP में कोई पोल नहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि RHP में कोई पोल लाई नहीं कर रहा है, तो इसको R जो Z जो होगा वो 0 हो जाएगा, P हमारे पास 1 हो जाएगा, n = P - Z, सब 1 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 1 का वैल्यू क्या हो रहा है, ग्रेटर नंबर 1, तो इसमें इट इज़ इनसर्कलमेंट अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा है कि अगर ये n जो है वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा है, इसमें इनसर्कलमेंट अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ इनसर्कलमेंट अबाउट द ये n इज़ ग्रेटर देन 0, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जितना नंबर ग्रेटर होगा, जितना मतलब वैल्यू होगा, वो इतना इनसर्कलमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अपने पास ना ये है OLTF, हाँ ठीक है, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे वही सब चीज़ लिखा हुआ है, कुछ ये दूसरा कुछ लिखा हुआ है, समथिंग, इस पर ध्यान मत देना, ये फालतू कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये फालतू लिखा होगा। ये देखो, अब हमारे पास एक ना OLTF है जो कि 3s, यही OLTF है क्या, सेम ही है, नहीं अलग है। तो ये नाइकस प्लॉट। दूसरा एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि OLTF है अपने पास 3 - 4s s² + 2s। तो इसका OLTF का पोल निकालेंगे। पोल निकालने के लिए आप जो पोल निकाल रहे हैं ना, तो देखो ये पोल क्या हो रहा है ना, ये रूट्स जो आ रहा है वो क्या हो रहा है ना कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आ रहा है। देखो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आएगा जब b ±√b² + 4ac करोगे, तो b का टर्म्स हम जानते ही हैं कि इस तो बचपन में हम लोग देख रहे हैं, तो इसका रूट जो आएगा सो -1 + -1 आयोटा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। फिर भी कोई दिक्कत होता है ना, तो तुम टाइम रिस्पॉन्स या कहीं भी देखोगे तो बहुत जगह हम बताए हैं कि पीछे के कितने लेक्चरों में मैंने बताया है इस सब चीज़ों को, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखेंगे CLTF के लिए, तो 1 + GS × HS। जब इसका जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास आएगा s + -2s + 5। इसको जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स आता है वो आ जाता है -1 + -2 आयोटा। तब देखो +1 ये हमारे पास आया क्या, -1 + -1। तो इसका अगर हम इसका देखेंगे तो ये हमारे पास OLTF वाला का ना क्या है कि पोल 0 डायग्राम है, तो पोल 0 ये -1 ये होगा, तो दोनों पोल्स क्या कर रहा है, LHP में लाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन। दिस मीन्स देयर इज़ नो पोल्स इन द RHP। OLTF का कोई पोल लाइज नहीं कर रहा है, 0 हो गया, तो P = 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पोल लाइज कर रहा है RHP में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की तरह, क्योंकि +1 है, + आयोटा है, +-2 आयोटा 2j। तो ये हमारे पास 2 पोल्स हो गया, तो z = 2, तो n = P - Z, तो z का वैल्यू 2 हो गया -2। जिसमें फिर से क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर्स ऑफ इनसर्कलमेंट ओवर द नेगेटिव जो है दैट इज़ इनसर्कलमेंट ओवर। तो नाइकस कंटूर जो बोलता है ना कि इसका अगर डेफिनेशन वाइज जाओगे तो ये बोलता क्या है कि नाइकस कंटूर जो होता है ना, GS ऑफ HS इज प्लेन ऑफ इनसर्कलमेंट ओवर द क्रिटिकल पॉइंट इज ट्वाइस द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लिखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो नाइकस कंटूर जो है GS + HS प्लेन का, वो इंसर्कल किया गया -1 क्रिटिकल पॉइंट को, -1 + J0 पॉइंट ट्वाइस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और बचा हुआ है एक काफ़ी, जो हम एक और टर्म्स को देखेंगे, डेट इज़ कॉल्ड द गेन क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी और द फेज मार्जिन। तो हमारे पास ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, एक फॉरवर्ड एक सिस्टम है, एक OLTF है, ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ना ये g(ω) का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जब भी हम गेन क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ g(ω) ऑफ ω = ω/GC का वैल्यू 1 होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 √j, ये तुम्हारे पास वैल्यू है ना, तो इसका क्या हो जाएगा g(ω) का होल स्क्वायर, खुद का स्क्वायर, और एक स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो g(ω² + ω पूरा टोटल का स्क्वायर,
और ये तुम्हारे पास हो जाता 2 का, तब 2 जे ओमेगा का होल स्क्वायर था 4 जे ओमेगा स्क्वायर आ जाता। तो ये तुम्हारे पास जो मैग्नीट्यूड निकलता है, ये निकलता मैग्नीट्यूड 2/4 ओमेगा दी पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको बहुत साइड स्क्वायर कर लोगे, इधर 2 को इधर भेज दोगे इसको, या इधर भेजोगे, तो किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे। देन आफ्टर द तुम्हारे पास ये डब्ल्यू का ओमेगा का पावर 4 + 4 ओमेगा स्क्वायर -4 = 0। अगर इसको एज्यूम करोगे कि ओमेगा का ना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या है कि एज्यूम कर लिया क्या, ओमेगा की पावर ओमेगा 4 = ओमेगा स्क्वायर। देन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई करेंगे हम, b -√√b² + 4ac से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आता है वो रूट का वैल्यू मेरे पास 2 वैल्यू ये आता है -2 ± 2√2। दोनों को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास एक रूट 0.28 ये नेगेटिव वाला आता है, तो हम पॉजिटिव वाले को लेंगे 0.28। तो ये हमारे पास जो ओमेगा GC का वैल्यू आ जाएगा 0.91 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। देन हम इस अब हम फेज मार्जिन क्या होता है, जब भी हम कहते हैं कि गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी फेज मार्जिन से रिलेशन होता है, वही हमारा फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी का ना क्या होता है, गेन मार्जिन से रिलेशन होता है। तो हमारा मेरे पास जो फेज मार्जिन का फॉर्मूला होता है वो 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ G ऑफ J ओमेगा प्लस H ऑफ J ओमेगा C होता है। ये हमारे पास फेज मार्जिन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ G ऑफ J ओमेगा पहले हम यही निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ G ऑफ J ओमेगा। तो G ऑफ ओमेगा मेरे पास क्या था, S+2S² + 2S। तो हम इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे जो बाहर में ले लेते हैं S+2 हो लेके 2/J ओमेगा + 2 + J। तो एंगल ऑफ J ओमेगा से हम क्या बता रहे हैं कि -90 डिग्री हो जाता है, और इससे एंगल निकालोगे तो इमेजिनरी बाई tan इनवर्स ओमेगा/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -90 डिग्री tan इनवर्स ओमेगा GC/2। ओमेगा GC का वैल्यू क्या है 0.91 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा GC का वैल्यू 0.91 डालोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ये जो एंगल निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास tan इनवर्स, ये डिग्री में निकालना, रेडियन में मत निकालना, -24/46 ये तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। देन आफ्टर हम फेज मार्जिन के स्विच करेंगे तो फेज मार्जिन +180 डिग्री माइनस ये, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगा 65.54 डिग्री 65.54 डिग्री। ये हमारा तुम्हारा फेज मार्जिन हो गया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया इसमें, और गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, नाइकस प्लॉट, सारे का न्यूमेरिकल इसमें था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो बच गया वो अब हमारा क्या बचता है, सिर्फ कंट्रोलर और कंपनसेटर और स्टेट स्पेस एनालिसिस। पूरा कंट्रोल सिस्टम का इतना ही टॉपिक अभी बच गया, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक अपलोड है लेक्चर विद द सीरीज़, देखो उसको सही से, इधर उधर मूव करने की कोई आवश्यक नहीं है, काफ़ी अच्छा मैंने अपलोड कर रखा है। थैंक यू, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।